माँ की खुशबू। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है माँ की खुशबू। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसमें बुढ़ापे में पापा की शादी करना बेटी को शर्मिंदगी की बात लगती है। वह तो उनसे सारे नाते तोड़ ही बैठी थी, पर फिर बड़ी बुआ ने कैसे संभाली सारी बात कि रिश्तों की डोर टूटने से बच गई। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। ट्रेन ट्रेन ट्रेन। निशा ने जैसे ही फ़ोन उठाया, उधर से शरीता बुआ जी की आवाज़ आई। निशा ने चौंक कर कहा, हेलो बुआ, इतनी रात में फ़ोन किया? कुछ खास बात है क्या? हाँ, खास ही समझो। निशा, तुमसे तो बताने की भी हिम्मत नहीं हो रही, डर लग रहा है। निशा ने कहा, बुआ साफ साफ बताओ क्या हुआ है, पहेलियाँ मत बुझाओ। बुआ घबराकर बोली, निशा, थोड़ी देर पहले मेरठ से रमा दीदी का फ़ोन आया था। वह कह रही थी कि भैया ने शादी कर ली है। क्या? ये आप क्या कह रही हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? दीदी ने ही रिश्ता करवाया है किसी तलाकशुदा लड़की से। सुनते ही निशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके हाथ से रिसीवर छूट गया और वह सुन्न हो गई। वह हैरान थी कि वह सबसे क्या कहेगी। उसे शर्मिंदगी महसूस होने लगी। वह सोच रही थी कि उसकी सास, जेठानी और ननदें सभी उसका मजाक बनाएंगी। वह लोगों का सामना कैसे करेगी? किसी को अपना मुंह कैसे दिखाएगी? प्रदीप से कैसे कहेगी कि उसके पापा ने शादी कर ली है? उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वह अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी। अपनी शादी के समय भी बड़ी बुआ पर उसे बहुत गुस्सा आया था। वह नाराज़ हो उठी थी जब उन्होंने कहा था अब परमवीर के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। उसका तो जीना ही दूभर हो जाएगा। अब उसे अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना चाहिए और दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। उसे याद आने लगा जब वह मथुरा जाती थी तो कितने हक से माँ के सारे सामान को संभालती थी। पापा कहते थे अब इन्हें संभालने की क्या फ़ायदा? कौन सा सुभद्रा अब दोबारा लौट कर आने वाली है? बेटी, तुम्हें जो कुछ चाहिए वह तुम ले जाओ। इनमें तुम्हारी माँ की यादें छुपी हैं। नहीं पापा, प्रदीप मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मुझे किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। ससुराल में वहाँ बहुत आराम है। वह कहती, फिर भी जाते समय पापा रुपयों की गड्डी उसके बैग में डाल देते थे। निशा की शादी में भी परमवीर जी ने दिल खोलकर खर्चा किया था। उन्होंने निशा को सिर से पैर तक गहनों में सजा दिया था। उसे सब कुछ दिलवाया था। अपनी शादी में विदा के समय निशा रोते रोते बेहोश हो गई थी। ससुराल वाले भी यह सब देखकर परेशान हो गए थे कि कैसी लड़की उनके घर आ रही है। वह ससुराल जरूर आ गई थी, परंतु मन उसका वहीं रहता था। उसे लगता था कि उसके दो अंधे जवान भाई पापा के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी हैं। अभी तक तो वे घर और भाइयों की तरफ से बिल्कुल निश्चिंत थे, क्योंकि निशा अपने भाइयों की देखभाल की जिम्मेदारी खुद ही संभालती थी। लेकिन अब तो सब कुछ पिता को ही देखना था। अक्सर वह दिन में एक दो बार अपने पापा से बात किए बिना नहीं रह पाती थी, और पापा ने तो हवा भी नहीं लगने दी। कल तो बात हुई थी, तब भी नहीं बताया। बस इतना ही कहा था कि रमा बुआ के यहाँ ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, और इतनी बड़ी बात मुझसे छुपा ली। यह सोचकर वह खींच उठी और उसके आंसू निकल आए। रोते रोते उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। कैसी उसकी माँ बचपन में उसे कहानियाँ सुनाती थी और रोटी का एक एक निवाला तोड़कर उसके मुंह में डालती थी। कितने अच्छे दिन थे वो। माँ उसे कितना प्यार करती थी। तभी प्रदीप के आने की आहट से वह चौंक जाती है। प्रदीप उसकी तरफ देखते हुए कहता है, क्या हुआ? इतनी उदास क्यों लग रही हो? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? निशा अपने आप को रोक नहीं पाती
और प्रदीप से लिपटकर जोर जोर से रोने लगती है। प्रदीप उसे चुप कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन निशा की सिसकियाँ रुकने का नाम नहीं लेती। थोड़ी देर रो लेने के बाद वह कहती है, प्रदीप, पापा ने दूसरी शादी कर ली है। निशा की बात सुनकर एक बार तो प्रदीप भी हैरान हो जाता है। क्या पापा ने दूसरी शादी कर ली? इस बुढ़ापे में क्या सूझा उन्हें? पापा ने दूल्हा बनते समय बालों में डाई लगा ली होगी ना, और सफ़ेद बालों में पापा दूल्हा बनकर कैसे लग रहे होंगे। निशा फिर से सिसकने लगी। छोड़ो यार, अच्छा है, हमें भी उनकी खुशी में खुश होना चाहिए। आओ हम भी सेलिब्रेट करते हैं। प्रदीप ने माहौल को हल्का बनाने का प्रयास किया। निशा का गुस्सा और बढ़ गया और वह पैर पटकती हुई कमरे से बाहर चली गई। प्रदीप ने निशा को बहुत समझाया, लेकिन निशा बहुत गुस्से में थी और काफ़ी विवाद के बाद यह तय हुआ कि पापा से सारे संबंध तोड़ देंगे। रात को सोते समय भी निशा सोचने लगी, महीने भर पहले ही तो वह चचेरी बहन दिव्या की शादी में गई थी, तो तभी बड़ी बुआ कह रही थी, भैया की ज़िंदगी में कितनी तकलीफ़ें हैं, कोई खाना बनाने वाला भी नहीं है, चारों तरफ मुसीबत ही मुसीबत है, घरवाली के बिना घर सोना है। निशा को बुआ की बात सुनते ही गुस्सा आ गया था और झल्ला कर बोली थी, आप कहना क्या चाहती हैं? पापा इस उम्र में शादी कर लें? बुआ ने कहा था, क्यों नहीं कर सकते? उनके आगे बहुत बड़ी ज़िंदगी पड़ी है, कुछ तो आसान होगी। और ऊपर से दो दो दिव्यांग बेटे, उनकी देखभाल भी तो करनी है। उनका इशारा उसके नेत्रहीन विकलांग जवान भाइयों की ओर था। वह क्रोध से तिलमिलाती हुई पापा के पास पहुंची थी। सारी बात जानकर पापा ने उसे अपने पास बिठाया, प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा, परंतु उसकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। उनकी चुप्पी उसे चुभ गई थी। वह पापा से नाराज़ हो गई थी। प्रदीप ने उससे रास्ते में कई बार पूछा भी कि वह क्यों नाराज़ है, लेकिन वह क्या बताती। वह गुमसुम हो गई थी। फिर भी उसे विश्वास था कि पापा ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन अब तो ऐसा हो चुका था। पापा दूसरी शादी कर चुके थे। अब निशा इस बात से परेशान थी कि वह सबको कैसे बताएगी, कैसे सबका सामना करेगी। इसी उधेड़-बुन में उसे सारी रात नींद नहीं आई। निशा एक संयुक्त परिवार में रहती थी। उसकी सास उसे बहुत प्यार करती थी। निशा को अपनी सास से माँ जैसा प्यार मिलता था। निशा की जेठानी से भी बहुत अच्छे संबंध थे। वे आपस में मिलकर बहनों की तरह रहती थी। कभी कभी निशा के घर से जो सामान आता था, उसे देखकर निशा की जेठानी थोड़ी ईर्ष्या जरूर करती थी, लेकिन उसे अपने चेहरे पर नहीं आने देती थी। यह सब निशा भी जानती थी, क्योंकि रीना भाभी का मायका संपन्न नहीं था, जबकि निशा एक अच्छे खाते पीते घर से संबंध रखती थी। निशा को अपने मायके पर बड़ा गुरूर था, लेकिन अब वह सोच रही थी कि वह सबका सामना कैसे करेगी। लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। इस उम्र में पापा ने तो उसकी नाक ही कटवा दी थी। जैसे तैसे करके वह उठती है और नहा धोकर रसोई में जाती है। वहाँ उसकी सास सुषमा जी निशा के उदास चेहरे को देखते ही समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। वह पूछती है, क्या हुआ, क्या बात है बहू, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम कमरे में जाकर आराम करो, मैं चाय बनाकर तुम्हारे कमरे में भेज देती हूँ। नहीं माँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उसने कहा। जेठानी रीना भी बार बार उससे पूछ रही थी, क्या हुआ, इतनी उदास क्यों हो निशा? लेकिन निशा ने कोई जवाब नहीं दिया। हर वक्त घर में ठहाके लगाने वाली निशा को इस तरह उदास देखकर घर के सभी लोग परेशान थे। सुषमा जी ने प्रदीप से पूछा, प्रदीप, निशा को क्या हुआ? क्या तुम दोनों में झगड़ा हुआ है? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। असलियत में क्या है ना, उसके पापा ने दूसरी शादी कर ली है। इसी बात को लेकर निशा का मूड खराब है। वह अपने पापा से बहुत नाराज़ है। देखो ना,
60 साल की उम्र में जब सारे बाल सफ़ेद हो चुके हैं, उन्हें अब शादी करने की क्या सूझी? प्रदीप ने कहा। सुषमा जी सुलझी हुई समझदार औरत थी। वे सोचने लगी तो उन्हें रामनाथ जी का निर्णय ठीक लगा। साथ ही निशा का क्रोध एवं अवसाद स्वाभाविक था। प्रदीप के जाने के बाद उन्होंने स्वयं अपने हाथों से चाय बनाई, प्लेट में गर्मा गर्म आलू के पराठे रखे। यह निशा का पसंदीदा नाश्ता था। जब वह स्वयं नाश्ता लेकर निशा के कमरे में पहुंची तो निशा उदास लेटी हुई थी। अपनी सास को देखते ही हड़बड़ाकर उठ बैठी। उसकी सूजी हुई लाल आंखें उसके मन का हाल बता रही थी। सुषमा जी बोली, लो पहले नाश्ता कर लो, फिर आराम से बैठकर बातें करते हैं। निशा अपनी सास की बात को टाल नहीं सकी। उसने चुपचाप सिर झुकाकर नाश्ता कर लिया। निशा अपनी सास की बहुत इज्जत करती थी। जब से ससुराल आई थी, सास ने भी उसे अपनी बेटी की तरह प्यार किया था। निश्चल निशा अपने दिल की हर बात सुषमा जी से कह देती थी। जब वह नाश्ता कर चुकी तो उन्होंने उससे पूछा, अब बताओ क्या बात है? अपनी सास की इतनी प्यार भरी आवाज़ सुनकर निशा रुक ना सकी और फूट फूट कर रोने लगी। उसने सिसकते हुए कहा, माँ, पापा ने शादी कर ली है। सुषमा ने उसे गले से लगा लिया और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरती हुई बोली, बेटी शांत हो जाओ। यदि पापा ने शादी कर ली है तो तुम दुखी क्यों हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अपने पापा के हालात को समझने की कोशिश करो। एक तो तुम्हारे पापा की ढलती उम्र और ऊपर से तुम्हारे 2 नेत्रहीन विकलांग जवान भाइयों की जिम्मेदारी है जो खुद तुम्हारे पिताजी पर निर्भर है। तुम खुद सोचो, उन्हें वह कैसे संभालेंगे? तुमने मुझे कई बार बताया है कि तुम्हारी नौकरानी अक्सर चीज़ें गायब कर देती हैं और छुट्टियां भी बहुत करती हैं, इसलिए सबको ब्रेड खाकर गुजारा करना पड़ता है और कभी कभी तो भूखे भी सो जाती हैं। कभी कच्चा पक्का पकाकर भाइयों को खिला देते हैं या दूध पीकर ही सो जाते हैं। अब तुम ही बताओ, ऐसा कब तक चलता? अच्छा ही किया उन्होंने जो इन सब से छुटकारा पाने का उपाय ढूंढ लिया। तुम अपनी जगह सही हो, तुम्हारा क्रोध उचित है। यदि मैं तुम्हारी जगह होती तो शायद मेरी भी यही प्रतिक्रिया होती। लेकिन बेटा, बचपना छोड़ो, अब तुम समझदार हो गई हो। अपने मन पर नियंत्रण रखना सीखो। क्रोध एवं पश्चाताप की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे प्रति सारे कर्तव्य पूरे किए हैं। अब उन्हें अपने तरीके से जीने दो और शांत मन से विचार करके देखो। तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाएगा और तुम्हें चीज़ें समझ आने लगेंगी। सुषमा जी ने निशा को इतने प्यार से समझाया कि निशा के मन की क्रोध रूपी धूल साफ होने लगी। निशा बहुत ठगी हुई थी और कब उसे नींद आ गई, झपकी लग गई, पता ही नहीं चला। सुषमा जी ने चुपचाप उसको बिस्तर पर सुलाया और दरवाज़ा बंद करके बाहर निकल गई। निशा सपनों में खो चुकी थी। उसने स्वप्न में देखा कि उसकी मम्मी उसके सिर पर प्यार से हाथ फेर रही थी और उसकी आंखों में आंसू साफ कर रही थी। वह चौंक कर उठ बैठी। अपने मन के बोझ को वह थोड़ा हल्का महसूस कर रही थी। वह नीचे जाकर गृहस्थी के कामों में लग गई, पर अब वह उदास और गंभीर रहने लगी थी। बात बात में खिलखिलाने वाली निशा घर वालों से खिंची खिंची रहती थी। बच्चों से भी ज़्यादा बात नहीं करती थी। रीना भाभी ने उसे बड़े प्यार से समझाया, निशा, तुम्हारी बुआ ने तो तुम्हारा बोझ हल्का किया है। अब तुम्हें हर समय परेशान रहने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पापा और भाइयों की देखभाल करने वाला वहाँ कोई है। इसके लिए तुम्हें स्वयं पहल एवं प्रयास करना चाहिए था। खैर, अब अपने पापा से सामान्य रूप से बात करो। अपनी नई माँ से मिलने जाओ। जो हो रहा है या हो चुका है उसे स्वीकार करो। इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। रीना भाभी की बातें
उसके मन को तसल्ली दे रही थी, लेकिन वह अभी भी अपने मन की बात अपने पापा से नहीं कर सकती थी और ना ही उनसे मिलने की हिम्मत कर पा रही थी। कुछ दिनों के बाद उसकी बुआ उससे मिलने आई। वह अपने बुआ के गले लगकर सिसक सिसक कर रोने लगी। सविता बुआ से उसकी बहुत पटती थी। निशा की माँ की मौत के बाद सविता ने ही उसे संभाला था। निशा की माँ की मौत के बाद सविता ने अपना घर पर छोड़कर पूरे 6 महीने तक वह उन लोगों के साथ रही थी। अपनी बुआ की गोद में सिर रखकर निशा घंटे तक आंसू बहाती रही। बुआ ने उसे प्यार से समझाया और उसे हिम्मत दी। उसी ने उन्हें जीना सिखाया। तब से लेकर आज तक वह अपनी बुआ की बहुत एहसानमंद थी और उन्हें अपनी माँ की तरह मानती थी। बुआ ने ही उसका रिश्ता प्रदीप से करवाया था। वह अपनी बुआ से घंटों बात करती थी और अपने दिल की हर बात उनके साथ शेयर करती थी और कभी कभी उनसे मिलने उनके घर भी चली जाती थी। बुआ उन्हें समझती हुई कहती थी, अरे पगली, ऐसा भी क्या हुआ? तुझे तो खुश होना चाहिए। अब तुझे ससुराल में बैठकर पूरा दिन मायके की चिंता करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आखिर कोई तो घर में है जो तुम्हारे पिताजी और भाइयों को संभालेगा। कल भैया का फ़ोन भी आया था और कह रही थी कि मैं जाकर तुमसे मिल लूँ। उनकी तो हिम्मत ही नहीं हो रही तुमसे बात करने की। तुम बहुत नाराज़ हो गई। बचपन से ही बहुत ज़िद्दी हो। और क्या कह रहे थे पापा? बस तुम सबके बारे में पूछ रहे थे। मुझसे बोले कि तुम निशा से मिल आओ, सबके हालचाल ले आओ, निशा को समझाने की कोशिश करो, वह अपना गुस्सा छोड़ दे। बुआ ने बताया। कुछ देर बैठकर बुआ अपने घर लौट गई। धीरे धीरे निशा ने अपने मन को समझा लिया। पापा की शादी की बात मन से निकाल अपनी गृहस्थी में रम गई थी। लगभग 2 महीने बीत चुके थे। ना तो उसने फ़ोन किया था और ना ही पापा का फ़ोन उसके पास आया था। दोनों बाप बेटी एक दूसरे को याद करते थे, लेकिन दोनों की जिद थी कि बाप बेटी के बीच में बाधा बनी हुई थी। एक दिन फिर से अचानक उसकी बुआ उसके घर मिलने के लिए आई। निशा मन ही मन बुआ से बहुत नाराज़ थी, क्योंकि सारा किया धरा तो उन्हीं का था और अब आई है प्यार जताने। इस बार बुआ उसके लिए बहुत सारा सामान लेकर आई थी। निशा ने जैसे ही बैग खोला, उसमें गोलू के लिए एक बहुत ही सुंदर ड्रेस थी, प्रदीप के लिए भी एक शर्ट थी और निशा के लिए एक साड़ी थी। एक पेटी आम की थी, घर में बनी हुई मठरियाँ, मेवे के लड्डू और भी बहुत कुछ। वह हैरान होकर देखी जा रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि बुआ यह सब क्यों लेकर आई है। पहले तो इतना सामान कभी नहीं लेकर आए। आज बुआ इतना प्यार क्यों दिखा रही है? वह बुआ से पूछना चाह ही रही थी कि अचानक ही उसकी निगाह उस थैले पर पड़ गई, जिसमें से बुआ ने लड्डू मठरी का डिब्बा निकाला था। एक ही क्षण भर में वह समझ गई, यह थैला वही है जिसे लेकर पापा हमेशा बाजार जाते थे। इस थैले में तो पापा की महक बसी थी। भला वह कैसे भूल सकती थी? उसके मुंह से अनायास निकल पड़ा, बुआ, क्या पापा आए हैं? हाँ बिटिया, तुम्हारे सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पाए थे। ये सब चीज़ें तो तुम्हारी नई माँ ने ही तुम्हारे लिए भेजी हैं। तुम्हारे पापा तो तुमसे मिलने के लिए तड़प रहे हैं। माँ, पापा बाहर गाड़ी में ही थे। वह दौड़कर नीचे गई। उसे देख पापा बोले, बेटी मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी माँ की जगह किसी और को दे दी है। यह सुन निशा का क्रोध आंसुओं की धारा बनकर बहने लगा। वह भरे हुए गले से बोली, नई माँ कहाँ है? इस लड्डू मठरी से तो मेरी माँ की खुशबू आ रही है। और यह सब कुछ भूलकर वह माँ के गले से लिपट गई। पापा और बुआ वहीं खड़े देखते रह गए। तब तक परिवार के सब लोग भी वहाँ आ गए थे। निशा को इस तरह भाव विभोर देखकर सभी का खुशी का ठिकाना नहीं रहा और सब ने पूरे मन से
निशा की नई मां को स्वीकार कर लिया। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। धन्यवाद।